दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है वह चल रहा है। तो 9 जून से लेकर अब तक विज्ञान में पूछे गए जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं वह सवाल मैं एग्जाम सेंटर से कलेक्ट करके लाया हूँ। तो सीधी बात, नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आया था, पानी का त्रिक बिंदु कितना होता है या कितनी होती है, बताइए। दोस्तों पानी का त्रिक बिंदु, पानी की त्रिक बिंदु की बात करें तो वह ताप या वह दाब जिस पर जो पानी होता है वह तीनों अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों अवस्थाओं में साम्य अवस्था में पाया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों अपने घरों में जब हम पानी को बहुत ठंडा कर देते हैं तो बर्फ के ऊपर क्या होता है, भाप निकलने लगता है और उसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं। और यह सॉलिड भी होता है, सॉलिड, लिक्विड भी होता है और ये गैस के फॉर्म में भी होता है। यानी तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं और जिस बिंदु पर पाई जाती हैं उसे कहते हैं पानी का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्थाएं मौजूद होती हैं पानी की। तो वो तापमान जो है दोस्तों वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बात करें तो वो होता है 273 डिग्री केल्विन। केल्विन में बात करें तो 273 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, घनत्व की गणना के लिए कौन सा सूत्र सबसे अच्छा है। घनत्व एकांक क्षेत्रफल में मौजूद एटम की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। दोस्तों यदि घनत्व के सूत्र की बात करें तो घनत्व का सूत्र होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हिंदी में बात करें तो द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व निकालने का यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका सही हो जाएगा घनत्व बराबर m अपॉन v। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, चलो m अपॉन v तो दिखाई दे रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में मौजूद सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। दोस्तों हम जान लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो अपनी जो एंजाइम होता है वह एक डक्ट में स्टोर करके रखती है और वहां से डक्ट के थ्रू जो भी एंजाइम होता है धीरे धीरे बॉडी में या ब्लड में रिलीज किया जाता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें किसी भी प्रकार का डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में किसी भी प्रकार की डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं वह डायरेक्ट ब्लड में मिला दिए जाते हैं बिना किसी डक्ट के। तो जहां से ये हार्मोन्स निकलता है उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे बॉडी में कहाँ पाई जाती है, तो वो होता है थायराइड, जो यहाँ गले के पास हमारी पाई जाती है। यदि बात करें सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि की, तो सबसे बड़ा जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वह है लीवर। लीवर से निकलने वाला जो पित्त रस होता है, पित्त होता है, वह कहाँ स्टोर होता है, डक्ट में स्टोर होता है, जिसे कहते हैं गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय। और वो पित्ताशय की मदद से हमारा किसका पाचन करता है, फैट का पाचन करता है। यहां तक क्लियर है। तो सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, बाह्यस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो हो जाएगा लीवर। जबकि बात करें सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि की तो वो हो जाएगा थायराइड। क्लियर है। थायराइड कहां पाया जाता है, गले में। और लीवर कहां पाया जाता है, थोरैक्सिक कैविटी में, ये वक्ष गुहा में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद थे, बताइए दोस्तों। ऐसा प्रश्न आया था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद थे। दोस्तों मेंडेलीव के आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व मौजूद थे। कितने मौजूद थे,
63 तत्व। और मेंडेलीव ने जो आवर्त सारणी दिया था वह सन 1869 ईस्वी में दिया था। किसने? मेंडेलीव ने। उन्होंने अपने आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट को ही रख पाए थे। और खासियत यह है कि जो भी एलिमेंट उन्होंने रखा था वह एटॉमिक मास यानी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। क्लियर है? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। और सबसे लास्ट जो एलिमेंट था वह था यूरेनियम। क्या था? यूरेनियम। यहां तक क्लियर? मेंडेलीव के बारे में आपको यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हैं मेंडेलीव ने आवर्त सारणी सन 1869 में दिया था। उनके आवर्त सारणी में कुल 63 एलिमेंट मौजूद थे। उन्होंने अपने आवर्त सारणी को परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के बढ़ते हुए संख्या के रूप में रखा था, यानी बढ़ते हुए सीक्वेंस में रखा था परमाणु भार के। यहां तक क्लियर? उनका जो सबसे लास्ट एलिमेंट था और सबसे लास्ट तत्व था वह क्या था? यूरेनियम। बाद में हेनरी मोजले साहब आए, उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने करी थी? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने सन 1913 ईस्वी में एक पीरियोडिक टेबल दिया जिसका नाम रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी। क्या रखा गया? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया था वह परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, न कि परमाणु भार के यानी एटॉमिक मास के ऊपर रखा गया था। एटॉमिक मास के ऊपर किसने रखा था तत्वों को? मेंडेलीव ने रखा था, लेकिन हेनरी मोजले ने उसे परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा था, और जो अभी भी चलता आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 2Al प्लस, पहले रिएक्शन लिख लेता हूं, 2Al प्लस 3Cl2 क्या हो जाएगा? AlCl3। ठीक है, यहां पे एल्युमिनियम है, यहां पे क्लोरीन है, और यहां पे एल्युमिनियम और क्लोरीन दोनों है। 3 का अणु भार का अनुपात कितना होगा? यहां पूछ रहा है कि अणु भार का अनुपात कितना होगा। ये जो रिएक्शन है इसके अणु भार का अनुपात कितना होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। क्या यह रिएक्शन बैलेंस है? चलो चेक करते हैं। क्लोरीन, यहां पे एल्युमिनियम कितने हैं? 2। यहां पे एल्युमिनियम कितना है? 1 ही है। ये आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? 1 है। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? 2 है। तो क्यों ना हम एल्युमिनियम को बैलेंस करके देते हैं 2 रख करके। हो गया बैलेंस। अब देखते हैं क्लोरीन कितने हैं। क्लोरीन यहाँ पे है 2 3 6 है। यहाँ पे कितने हैं? 3 दूना 6, यहाँ पे भी 6, यानी क्लोरीन क्या है? क्लोरीन भी बैलेंस है। तो इस वक्त ये रिएक्शन बिल्कुल पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। अब एक बात ध्यान देना दोस्तों, अब देखेंगे कि जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है। इस प्रोडक्ट में मोल की संख्या कितनी है? मोल की संख्या यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्लोरीन की मोल की संख्या कितनी है? 3 है। यहाँ पे एल्युमिनियम की मोल की संख्या कितनी है? 2। तो 2 संबंधे 3 संबंधे 2 जो ऑप्शन होगा प्रश्न में वही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आरआरबी एनटीपीसी में अब तक साइंस से रिलेटेड पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल। तो ऐसे ही ऑथेंटिक प्रश्न आपके सामने लाता रहूंगा। इससे पहले दोस्तों एक सूचना है कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप रहेंगे एक कदम आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय